हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एडुपल्स पर। मैं हूं आपका एसवी सर और इस वीडियो से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, है ना। क्लास 10th का मैथमेटिक्स को हम लोग कवर करेंगे पूरी तरीके से। कोई रट्टाफिकेशंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक होगा और कॉन्सेप्ट होगा, है ना। और कॉन्सेप्ट होगा, कोई रटाफिकेशंस रटने वाला हिसाब नहीं है। मैथमेटिक्स को रट के 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाया जा सकता और मेरा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 दिलाने का आपको। तो उसके लिए लॉजिक और उसके लिए कॉन्सेप्ट का साफ क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए तो बस नोटबुक निकाल लीजिए अपना, जो भी है आपके पास, और उसमें जो कुछ भी बताया जा रहा है आपको वो ज़रूर नोट कीजिए। नोट करने से क्या होता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा चीज़ जाता है और फिर आप उसको अपने लैंग्वेजेस में बनाकर फिर आप पढ़ोगे ना तो आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो चैप्टर 1 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 जो होगा हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स का, वो होने वाला है रियल नंबर, है ना। रियल नंबर इस साल भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है सिलेबस में, तो हम लोग सिलेबस के बारे में ना बात करते हुए सीधा टॉपिक पर आ रहे हैं। जो पहले था 2025-26 में जो सिलेबस था वही 26-27 में है, तो कोई भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, क्लास 9th में चेंजेस हुआ है, तो वो क्लास 9th की बात है। हम लोग क्लास 10th का क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर हम लोग क्लास 10th के बारे में ही सोचेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है वो है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या है, अब देखो, रियल नंबर तो ठीक है, रियल नंबर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बट उसके अंदर बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला चीज़ है नेचुरल नंबर। छोटा चीज़ है जो हम लोग पहले से जानते भी हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? वैसा नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये सब चीज़ ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 ये सब हो गया नेचुरल नंबर। अगर हम होल नंबर का बात करें तो होल नंबर क्या हो जाता है, वो जीरो इंक्लूड हो जाता है, बाकी वही रहता है। 1 2 3 4 ये सब हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर ले रहे ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाए। इंटीजर क्या होता है भाई? तो जितना भी नेचुरल नंबर और जितना भी होल नंबर, वो सब का पॉजिटिव और निगेटिव वो सब उसमें आ जाता है इंटीजर्स में। ठीक है, यानी कि -2 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, -10 हो गया, फिर -15 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, ये सब का सब किस में आ जाएगा? इंटीजर में आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर हमारा क्लियर हो गया, होल नंबर क्लियर हो गया और इंटीजर्स क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसका मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। एक होता है 1, है ना, एक होता है 1 और एक होता है वो खुद, वो जिस नंबर के बारे में बात किया जाए, यानी कि इटसेल्फ, है ना, इटसेल्फ हो गया। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं प्राइम नंबर 7, तो 7 का फैक्टर क्या बनेगा? एक 1 बनेगा और एक 7 बनेगा। 9 ले लेते हैं तो नहीं होगा। 9 का क्या क्या फैक्टर होता है? एक 1 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 9 हो सकता है। तो 1 3 9 ये 3 चीज़ हो गया। नहीं, हमको सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, और 2 चीज़ में भी क्या? एक तो 1 कंपल्सरी रहेगा और दूसरा जो वो खुद रहेगा, तभी वो प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में 1 से लेकर, यानी कि 1 से लेकर 100 तक नंबर में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? कि जो प्राइम नहीं होता है ना वही कंपोजिट हो गया, यानी कि जो प्राइम नहीं हुआ। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर है ना, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4, 1 यहाँ पर देखिए हम दिखा रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें क्या है भाई? तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कंपोजिट नंबर, तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये भी चीज़ हम लोग को समझ में आ गया। एक आता है को प्राइम नंबर, इसका भी यूज़ है इस चैप्टर्स में, है ना। को प्राइम क्या होता है? सबसे पहला बात है कि ये पेयर में आता है। अब पेयर में आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है को प्राइम है तो सिर्फ प्राइम का पेयर में आता है। कोई भी तरह का नंबर हो सकता है, इवन, ऑड, नेचुरल, होल, कोई भी तरह का हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइम है, प्राइम से रिलेटेड है तो सिर्फ प्राइम नंबर ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो जो पेयर होगा ना, उस पेयर का HCF जो होगा ना हमेशा 1 होगा, HCF हमेशा 1 होगा। और तीसरा चीज़ होता है एनी कंसेक्यूटिव नंबर जो होता है ना, एनी कंसेक्यूटिव पेयर जो होता है ना, वो क्या होता है? वो प्राइम नंबर होता है। जैसे समझ लीजिए आप, अगर हम 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा ना, ये को प्राइम के कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 का HCF क्या होता है? 1 होता है। 3 और 4 एक पेयर में है ना, और कंसेक्यूटिव है, तो सारा का सारा चीज़ मिल गया, इसलिए ये को प्राइम नंबर हो गया। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि को प्राइम क्या होता है।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है भाई? तो पेयर ऑफ प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर नहीं होता था, बट यहाँ ट्विन प्राइम नंबर में ना ये पेयर ऑफ प्राइम नंबर ही होगा, और इसको प्राइम होना जरूरी है। और प्राइम होने के साथ साथ दो ऐसा प्राइम जिसके बीच का डिफरेंसेस 2 होगा, वही ट्विन प्राइम कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे 3 5 3 यानी कि 5 - 3 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 7 7 - 5 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 11 13 13 - 11 करेंगे तो मेरा 2 हो जाएगा। अच्छा, 5 जो है ना एक यूनिक चीज़ है, यूनिक नंबर है। ये एकमात्र ऐसा है जो किसी दो पेयर में यूज़ होता है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अगर आपको पता है, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइए कि ऐसा एक और नंबर है जिसमें एक अंतिम में और एक स्टार्टिंग में चाहे दो नंबर एक साथ एक जैसा आ रहा होगा, जरूर बताइएगा मेरे को। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है ना, होल नंबर, फिर इंटीजर, प्राइम, फिर कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब चीज़ सारा का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। ये ध्यान में रखना बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 3 5, यानी कि इसमें एक छोटा सा चीज़ है, यानी कि जितना भी ट्विन प्राइम नंबर होता है 3 और 5 को छोड़ के, ये वाला नंबर छोड़ के, 3 और 5 को छोड़ के, ये जितना भी प्राइम नंबर होता है वो सब 6n-1 और 6n+1 के फॉर्म में होता है। आप देख लो, आप एग्जाम्पल से समझ लो, है ना। 6n मान लेते हैं, n इज इक्वल, और यहाँ पर n क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर n के जगह पर हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, 5 ले लेते हैं, तो 6n-1 कितना हो गया भाई? तो 6 × 30 - 1 29 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 6n+1 कितना हो जाएगा? तो 6 × 30 + 1 31 हो गया। देखो ये दोनों हो गया ना ट्विन प्राइम नंबर। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, दो ट्विन प्राइम नंबर सिर्फ 3 और 5 को छोड़कर ये नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर हो जाता है। बाकी सारा का सारा ट्विन प्राइम नंबर जो होता है ना वो 6n-1 और 6n+1 के पेयर में होता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी कि हमारा जो टॉपिक, जो चैप्टर है रियल नंबर, उसमें आपको एनसीईआरटी बुक्स में ये सब कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो मेन टॉपिक इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिए। सबसे पहला चीज़ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हम लोगों को पढ़ना है। अब फंडामेंटल थ्योरम तो पूरा पढ़ना नहीं, प्रूफ देना है, बट उसके बारे में समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा, है ना, एवरी कंपोजिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है ना वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आता है। कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो, जैसे अगर कंपोजिट नंबर उठा लेते हैं 9, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आएगा ही। 3 × 3, 3 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, ऐसे करके कोई भी कंपोजिट नंबर ऐसे फॉर्म में आएगा। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, बात खुलता है कि भाई यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो नंबर दैट इज नॉट प्राइम, यानी कि वैसा नंबर जो प्राइम नहीं होता है। और प्राइम क्या होता है, वैसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है, दैट्स इट, है ना। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लिए, एक छोटा सा नंबर 32760, जो कि एनसीईआरटी से ही उठा लिए हैं हम लोग, है ना। इसको प्राइम फैक्टर में लेकर आते हैं, यानी कि प्राइम नंबर में लेकर आते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 30, सारा का सारा नंबर प्राइम नंबर है। 2b, 3b, 5b, 7b, 13b। तो कोई भी कंपोजिट नंबर वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आएगा ही आएगा, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है, और ये सब यूज़ होते ही जाता है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है ना। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा इर्रेशनल नंबर बारे में। इर्रेशनल नंबर के बारे में हम लोग क्लास 9th में बहुत अच्छा से पढ़े, है ना। उसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ पढ़ी। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ आया है। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या है। कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। इर्रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q जो है ना वो एक इंटीजर है, और q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ध्यान में रखना है, इर्रेशनल नंबर क्या हो गया, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। और रेशनल नंबर क्या हो जाता है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ध्यान में रखना है।
अच्छा, अगर इर्रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब ये पूरा का पूरा डिविजिबल भी नहीं होता है और कोई पैटर्न भी नहीं बनाता है, मतलब एकदम बेलगाम घोड़ा है और कुछ नहीं इसका दिमाग चलता है, बस भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है। ठीक है, अगर इर्रेशनल नंबर के बारे में एग्जांपल्स में अगर देखा जाए तो कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है ना, उसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब का वो सब का सब इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना। √4 नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, √4 का वैल्यू क्या हो जाता है 2, और ये एक रेशनल नंबर है, तो ये चीज़ नहीं होगा। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, बहुत सारा चीज़ है। अगर पाई के बारे में बात करते हैं तो पाई भी इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि अगर इसको हम लोग पाई में अगर 22/7 लिख देते हैं तो तब तो ये इरेशनल हो गया। बट अगर हम लोग 3.14 समथिंग ऐसे लिखते चले जाते हैं तो वो इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कंप्लीट पैटर्न नहीं बनने देखते बनता है। अच्छा, एक ऐसा पैटर्न जो रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 0.10 हो गया, फिर 110 हो गया, फिर 1110 हो गया, फिर 410 हो गया, फिर 510 हो गया, तो रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट करने का मतलब क्या होता है, 0.121212 ऐसे करके आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको PYQ के फॉर्म में ला सकते हैं, बट इसको PYQ के फॉर्म में हम लोग नहीं ला सकते। तो ये ध्यान में रखना है इर्रेशनल नंबर। तो आई होप कि आपको इर्रेशनल नंबर थोड़ा सा रिकैपिचुलेट हो गया होगा। चलो भाई, बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एक पॉइंट है, एनी नंबर एंड विथ 0, है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी है NCERT में, जब हम लोग क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे ना। क्वेश्चन देखो हम क्या किया है ना, हम थोड़ा सा ये ट्राई करने का कोशिश किए हैं कि एक वीडियो, यानी कि किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो या 3 वीडियो आएगा। जैसे ये छोटा चैप्टर है तो इससे ये कॉन्सेप्ट का, यानी कि थ्योरी का एक वीडियो हो गया, है ना, थ्योरी का एक वीडियो हो गया। अब आएगा उसमें PYQ, ठीक है, फिर NCERT, है ना, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, फिर MCQ, ये सब चीज़, MCQ, ये सब चीज़ के लिए ना एक प्रॉपरली वीडियो बना देंगे, जिसमें हम बार बार कॉन्सेप्ट को नहीं समझाएंगे। कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा वीडियो रहेगा, आप उसको तब तक एक बार 2 बार देखकर मगअप कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, और क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको मिल जाएगा। और ये दोनों वीडियो के डिफरेंस का अगर टाइमिंग डिफरेंस देखा जाए तो हम ये जो थ्योरी वाला जो वीडियो है ना, ये वीडियो को हम अपलोड करेंगे, मतलब 6 बजे के पहले, 6 या 7 बजे के पहले तक कर देंगे डेली। और जो PYQ और जो क्वेश्चंस वाला वीडियो होगा ना, वो 9:30 में अपलोड हो जाएगा। 9:30 डेली आपको PYQ, चाहे NCERT का जो क्वेश्चन है सो, चाहे इंपॉर्टेंट MCQ है सो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कुछ हम लोग 9:30 में देखेंगे, ये डेली बेसिस पर होगा। ठीक है, चलिए आपको हम शेड्यूल भी बता दिए। चलो, हाँ, अब ये तो समझ गए कि एनी नंबर एंड विथ 0, कोई भी नंबर जिसके अंत में अगर 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है यहाँ पर, है ना, ध्यान में रखिएगा। एक प्राइम प्रॉपर्टी है, प्राइम प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ होता है ना, कि हम लोग को क्वेश्चंस में आता है, और एक क्वेश्चंस रहता ही रहता है कि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, चाहे 3 + √5 इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करने आता है एग्जाम्स में। तो ये सब चीज़ को प्रूफ करने के लिए ना ये प्रॉपर्टी आपको जानना जरूरी है। तो अगर मान लेते हैं, है ना, हम लोग लेट कर लेते हैं कि P मेरा कोई प्राइम नंबर है, P मेरा कोई प्राइम नंबर है, और A मेरा कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एग्जांपल्स भी देखेंगे इधर, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, देन अगर P A² को डिवाइड्स कर रहा है ना, इन केस अगर मान लीजिए P डिवाइड्स A², देन P मस्ट डिवाइड A ऑल्सो, यानी कि अगर A² को डिवाइड कर रहा है वो प्राइम नंबर, देन A को भी डिवाइड करेगा वो प्राइम नंबर। तो ये ध्यान में रखना है आपको, और इसका बहुत ज़्यादा तगड़ा यूज़ होता है जब हम लोग √2 √3 ये सब चीज़ जब प्रूफ करते हैं ना उस समय, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो उसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लेते हैं P मेरा 3 है, यानी कि एक प्राइम नंबर 3 है, और A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिए 6 है, तो A² = क्या हो गया, अगर अकॉर्डिंगली इसके चलते हैं तो A² = 36 हो गया। अब देख रहे हैं कि 3 जो है ना वो 36 को कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है, बट 3 ना इस 6 को भी, यानी कि 6 × 6 जो कर रहे हैं ना, इस 6 × 6 यानी कि 6 को भी कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप बस ऐसे समझ सकते हो कि इससे क्वेश्चंस रहता ही रहता है, इससे क्वेश्चन दिए बिना CBSE का खाना नहीं पचेगा, सिंपल सी बात है। चलो भाई, आते हैं
थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। कॉम्बिनेशन है कि अगर एक रैशनल और एक इररेशनल, देखो रेशनल नंबर है ना, रेशनल और एक इररेशनल, जब ये मिक्स होगा ना तो हमेशा हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में इररेशनल ही मिलने वाला है। यानी कि ये दोनों का जब भी मिलन होगा इररेशनल ही निकलने वाला है, मिलने वाला है। तो r प्लस आई आर दैट इज आई आर, r माइनस आई आर बोले तो इररेशनल, r इंटू आई आर तो ये भी इररेशनल, r डिवाइड आई आर ये भी इररेशनल, है ना। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल जैसे एक रेशनल नंबर ले लेते हैं 5, है ना, और प्लस एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं √3, तो ये 5 प्लस √3 क्या हो जाएगा, ये तो इरेशनल ही रह गया। अगर ले लेते हैं मान लीजिए 5 और बाई ले लेते हैं √12, तो √12 क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, √12 को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तो 5/√12 क्या हो गया मेरा, इरेशनल हो गया। तो दैट्स वाई ये चीज़ कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा HCF और LCM, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आता ही आता है। HCF LCM से समझते हैं। बहुत सारे बच्चे लोगों को तो ना अभी भी HCF LCM में कन्फ्यूजन होता है, तो उसका हम बहुत सिंपल सा एकदम तोड़ आपको निकाल के दे दिए। HCF का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो दो नंबर है, अब दो नंबर में हम लोग उसका प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो उसमें जो कॉमन होगा और उसमें कॉमन का जो स्मॉलेस्ट पावर होगा ना वही उसका HCF हो जाता है। जैसे 6 और 20 है ना, 6 और 20 का हमको अगर HCF फाइंड करना है तो 6 का प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 1 तो हम लोग लिखते हैं, यानी कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 2⁻1 और 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 3⁻1, 1 को हटा ही दिए हम लोग। और 20 का निकाले हैं तो 2 × 2 × 5 × 1 यानी कि 2 के पावर 2 और 5⁻1, ये हो गया मैक्सिमम पावर। तो HCF मेरा क्या हुआ, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर किसका है भाई, देखो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर जो कॉमन में जा रहा होगा, कॉमन में क्या जा रहा है भाई, तो 2 जा रहा है और 2 में सबसे स्मॉलेस्ट पावर किसका है भाई, तो 2⁻1 है, यानी कि यही मेरा HCF हो गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे HCF निकलता है। उसी तरीके से LCM में आते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ग्रेटेस्ट पावर को हम लोग को देखा जाता है, जैसे उसी में देख लेते हैं, 6 है तो 2 और 3 हो गया, फिर 20 है तो 2 × 2 × 5 हो गया, तो इसका 2⁻1, 3⁻1 और इसका 2⁻2 और 5⁻1 हो गया। तो LCM क्या हो गया, क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ग्रेटेस्ट हर एक प्राइम फैक्टर का जो ग्रेटेस्ट पावर होगा उसका, तो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 हो गया, 3 का मैक्सिमम पावर भी 1 है, 5 का मैक्सिमम पावर भी 1 है, सबको गुना करेंगे मेरा जो आएगा वही LCM हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ से ऑब्जर्व करके देखा गया कि जैसे अगर मान लीजिए इसका 6 आ जाता है, 2 2 4 5 20 आ जाता है, ठीक है, तो LCM आ गया 20 और HCF आ गया क्या बोलते हैं, HCF आ गया 2 3 जा, मतलब HCF आ गया 2 और LCM आ गया 2 2 4 4 3 12 25 60, सॉरी 20 बोल रहे थे। तो अब इसको ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि HCF और LCM को जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका LCM HCF कितना है भाई 2 है और इसका LCM कितना है 2 2 4 3 12 25 60 होगा इंटू 60, ये कितना आ जाता है 120। और फिर जो नंबर है 6 × 20 है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी आता है 120 और ये दोनों क्या होता है हमेशा सेम होता है। दैट्स वाई HCF × LCM इज इक्वल टू नंबर 1 × नंबर 2। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स भी आता है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम लोग बनाएंगे ना तो उसमें भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो कॉन्सेप्ट हम वहीं पर डिटेल करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। ठीक है, चलो, तो HCF इज इक्वल टू अगर निकालना होगा तो A × B बाई LCM, LCM निकालना होगा तो A × B बाई HCF, अगर पहला नंबर निकालना होगा तो HCF × LCM बाई सेकेंड नंबर, और दूसरा नंबर निकालना होगा तो HCF × LCM बाई फर्स्ट नंबर, ये चीज़ है। तो LCM ऑलवेज डिविजिबल बाई HCF, हमेशा ध्यान में रखिएगा, LCM जो होता है ना वो हमेशा डिविजिबल होता है, किसके थ्रू, HCF के थ्रू कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और इससे क्वेश्चंस आया भी है, बोर्ड में भी आया, जब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें भी समझेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
चलिए, तो ये हमारा चैप्टर 1 जो रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट था, इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोगों को बोर्ड क्लियर करना है तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा और आराम से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो था ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, थ्योरी पर बेस्ड था चैप्टर 1 के लिए। तो पूरा का पूरा चैप्टर 1 का थ्योरी हम लोग पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब जो होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है, PYQ एनालिसिस करके हम लोग PYQ को बनाएंगे और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो करेंगे वो हम बता ही दिए हैं आप लोगों को कि वो हर दिन 9:30 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। PYQ एनालिसिस मेरे लिए ना, हम पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इसको लाइक करते हैं PYQ को पसंद करने का कारण क्या है? देखो, क्वेश्चंस जो बनता है ना, वो क्वेश्चंस ना PYQ के बेसिस पर ही बनता है। भले ही वो सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन उसके आसपास का क्वेश्चंस जरूर आता है। वही आपको कोई भी एग्जाम्स अगर क्वालिफाई करना है ना, कोई भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, एकदम बहुत ही अच्छा आपको ट्रिक बता रहे हैं। आप सिर्फ PYQ उठाओ और PYQ के आसपास का हर वो चीज़, जैसे कोई भी क्वेश्चन है ना, तो उसके आसपास का हर वो चीज़ को आप कंप्लीट कर लो, देख लो, नेक्स्ट एग्जाम में आपको वही क्वेश्चंस आ जाएगा। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ अच्छे से करना है। बाकी आप NCERT समझ ही रहे, NCERT को सॉल्व कर ही रहे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करवा ही रहे हैं आपको, इवन PDF भी अवेलेबल करा देंगे आपको, ठीक है। और फिर जो प्रैक्टिस करना है और फिर जो कॉन्सेप्ट समझना है वो सब चीज़ हम लोग करेंगे। MCQ को भी सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, है ना, क्विक में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो फाइनली हमारा एक चैप्टर, ये वाला पहला चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक, सब्सक्राइब, अगर कुछ सुझाव देना है तो वो भी कमेंट सेक्शन आप ही लोग के लिए खुला हुआ है, उसमें भी आप दे सकते हो, ठीक है। ज़रूर दीजिए ताकि हमको भी लगे कि हम कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे। ओके, चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होने वाला कौन सा, NCERT क्वेश्चंस, PYQ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ रियल नंबर का। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।